नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन रावत जिंदल ब्रदर को बताता है कि अनाया जिंदल परिवार में आने वाली है। यह सुनकर वह दोनों ही खुश हो जाते हैं, लेकिन यह सुनकर कि उनके परिवार में अनाया के लिए खतरा है तो वह दोनों ही चिंतित हो जाते हैं। आकाश थोड़ी परेशान आवाज में बोला, लेकिन अगर गुड़िया वहां आएगी तो कहीं पर हमला न हो जाए। यह सुनकर हर्षद किसी शैतान की तरह हंसते हुए बोला, इतनी किसी की औकात नहीं जो हर्षवर्धन रावत की बीवी पर नजर उठा कर देखे। वैसे भी तुम उसका फैसला बदल नहीं सकते हो, हम बस उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वही हर्षवर्धन की बात सुनकर आकाश अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, हर्षवर्धन भाई आप जरूर मजाक कर रहे हैं। आपकी बीवी का नाम तो डॉक्टर एना है। तभी हर्षद भी उसकी हमें हाँ भरते हुए बोला, यह तो बिल्कुल सही कहा आकाश ने। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो हर्षवर्धन? और तुम हमारी बहन के पति कब बने? यह सुनकर हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, कुछ वक्त बाद 6 महीने होने को आएंगे मेरी और ऐना की शादी को। तभी आकाश गुस्से में बोला, तो फिर डॉक्टर ऐना कौन है और वह तुम्हारी क्या लगती है? हर्षद भी उसे घूरने लगा, क्योंकि वो अपने बहन को धोखा मिलता नहीं देख सकता था। वही उन दोनों जिंदल ब्रदर को खुद को घूरता देखकर हर्षवर्धन छोड़ गया। तभी कुछ सोचते हुए हर्षद जिंदल बोला, इसका मतलब हमारी छोटी सी बहन ही लीजेंडरी डॉक्टर एना है और उसी ने मेरा ऑपरेशन किया, मुझे ठीक किया। आकाश भी यह सुनकर बड़ी बड़ी आंखें करके हर्षवर्धन की ओर देखता है, जैसे कह रहा हो, क्या हर्षद भाई सही कह रहे हैं? हर्षवर्धन उन दोनों को घूरते हुए बोला, कम से कम अकल तो आई तुम दोनों में। हाँ, अनाया ही लीजेंडरी डॉक्टर एना है, लेकिन इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता, और मैं भी यही कहूंगा कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी नहीं, क्योंकि दुश्मन तुम लोगों के नजदीक है और मैं नहीं चाहता कि अनाया के लिए प्रॉब्लम्स और बढ़े। वही उनकी बात सुनकर वह दोनों भाई भी समझ गए, क्योंकि वह कोई आम शख्स नहीं थे, वह मिलिट्री जनरल और स्पेशल फोर्स कमांडर थे। उन्हें पता था कि जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है और उसने खतरे भी आते हैं। और फिर उनकी छोटी सी प्रिंसेस तो लीजेंडरी मिरेकल डॉक्टर थी, जिनके नाम भर से इंसान ठीक हो जाया करते थे, और उनसे ऑपरेशन करवाने के लिए और उनसे इलाज करवाने के लिए तो बड़े बड़े खानदान और राजवाड़े की लाइन लगी रहती थी। और यह बात वह दोनों भाई नहीं भूले थे, इसीलिए वह दोनों ही एक साथ बोले, हम इस बारे में किसी को पता नहीं चलने देंगे, आप चिंता मत करो। तभी हर्षवर्धन कुछ सोते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने परिवार में छोटे छोटे मिनी स्पाई कैमरा लगाओ, ताकि तुम लोगों पर नजर रख सको। यह सुनकर हर्षद जिंदल थोड़ा कंफ्यूजन में पूछता है, लेकिन घर के अंदर यह कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो हर्षवर्धन बोला, बिल्कुल नहीं, जो भी शख्स यह सब कुछ कर रहा है और जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है, वह तुम्हारे ही परिवार के नजदीक है, क्योंकि इतने साल जिंदल खानदान जैसे मिलिट्री परिवार को बेवकूफ बनाकर रखना इतना भी आसान नहीं है, और वह तुम लोगों के बहुत ज्यादा नजदीक है। तुम लोगों के आसपास की हर चीज पर नजर रख कर बैठा है, क्योंकि जब गीता आंटी ने सब कुछ पता लगाने की कोशिश की थी, तब उन्हें पता भी चल गया था कि वह किस खानदान से आती है, लेकिन उनके साथ साथ दुश्मनों को भी पता चल गया था। यह सुनकर हर्षद जिंदल कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं है, और उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? तो हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, गीता आंटी कोई मामूली औरत नहीं थी, वह एक जीनियस बिजनेस वूमन थी, जैसे मेरी अनाया है। बीवी की तरह गीता आंटी में भी स्पेशल जीन्स डीएनए थे। गीता आंटी एक बिजनेसमैन थी, वह भी अपने जमाने की, ऊपर से उनके पास टेक्नोलॉजी की भी बहुत अच्छी नॉलेज थी। वह एक रिसर्चर थी, हालांकि यह बहुत कम लोग जानते थे, और उनके पास इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने अपने ही एक दोस्त की मदद ली थी। तुम जानते होंगे उन्हें, मल्हार राणा। वो उनके का बहुत अच्छे दोस्त थे। उस जमाने वो एक मामूली से गैंगस्टर हुआ करते थे और उन पर फाइनेंशियली बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, तो गीता आंटी ने उनकी मदद की थी, और उन्होंने भी बदले में गीता आंटी के परिवार को खोज दिया था। लेकिन दुश्मन इतना शातिर है कि जब उन्हें पता चला कि गीता आंटी ने तुम लोगों को खोज लिया है और उन्हें अपने बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो उन्होंने गीता आंटी पर हमला करवाया। उन्होंने यही चाल कुछ वक्त पहले भी चली थी। जब अनाया वापस लौटी तो दशम को लगा कि वो मल्हार राणा की मदद से जिन परिवार तक पहुंच सकती है, तो उन्होंने मल्हार राणा को भी मारने की कोशिश की।
अनाया ने ही उन्हें ठीक किया था। उनके बाद ही हमें इन सब के बारे में पता चला और उन्होंने ही हमें लिंक दी थी कि गीता आंटी का परिवार कौन है। उसके बाद अनाया ने ही तुम लोगों को खोज लिया। सब कुछ सुनने के बाद आकाश और हर्षित तो गुस्से में अपनी मुठिया कर चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके परिवार के आसपास इतनी बड़ी साजिश हो रही है और वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही सारी चीज क्लियर कर दूंगा और पूरे घर में मिनी स्पाई कैमरा लगवा दूंगा ताकि मैं हर चीज पर नजर रख सकूं। आकाश भी बोल पड़ा, और आप चिंता मत कीजिए भाई, मैं भी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा और अब से हम किसी पर भी यकीन नहीं करेंगे, अपनी परछाई पर भी नहीं। बहुत जल्द वह दुश्मन हमारे सामने होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी को भी अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। तभी कुछ सोचते हुए आकाश जिंदल पूछता है, वैसे हर्षवर्धन भाई हमारी बहन घर कब आने वाली है? क्या उसने बताया कुछ? यह कहते हुए वह थोड़ा नर्वस भी था। उसे लग रहा था कहीं जिंदल परिवार की ओर अपनी नाराजगी दिखाते हुए अनाया उनके साथ घर जाने को मना न कर दे। हर्षवर्धन ऊपर सीढ़ियों की ओर देखते हुए बोला, बहुत जल्द। तुम चिंता मत करो, वह घर आएगी। वैसे भी उसे आना ही होगा। अगर वह नहीं आएगी तो तुम्हारे इस बेवकूफ बड़े भाई की सगाई किसी गैंगस्टर की बेटी से हो जाएगी। यह सुनकर वह दोनों ही कंफ्यूजन में हर्षवर्धन को देखते हैं। तो हर्षवर्धन उसे घूरते हुए बोला, अब यह मत कहना कि पिछली बार मेरी बीवी ने जो फाइल तुम्हें दी थी वह तुमने नहीं पढ़ी। तो हर्षवर्धन की बात सुनकर वह दोनों ही समझ गए कि बात क्या है। दरअसल हर्षद की बुआ भवानी जी ने जो रिश्ता हर्षद के लिए लाया था, वह लड़की कोई अनाथ नहीं थी, वह एक जाने माने गैंगस्टर की बेटी थी। लेकिन उन्होंने झूठ बोला था और हर्षद की दादी को इमोशनली ब्लैकमेल किया था ताकि वह उन दोनों की शादी के लिए मान जाए। और हर्षद की दादी ने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। उसने अपनी मुंह बोली बेटी भवानी की बातों में आकर हर्षद को धमकी दे दी थी कि अगर उसने शादी नहीं की तो वह उसे अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी। हर्षद जो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और वह अपनी दादी की रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसने मजबूरी में ही सही लेकिन हाँ में भर दी। लेकिन वह सोच रहा था कि किस तरह से वह उस लड़की से पीछा छुड़वाए, क्योंकि उसकी दादी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। क्या हर्षद फंस जाएगा सदी में, या फिर उस लड़की का सच आएगा सामने? क्या करेगी पूरी सच्चाई जानकर? जिंदल विला में आज काफी खुशियों का माहौल था, क्योंकि हर तरफ डेकोरेट किया गया था और हर तरफ सजावट की गई थी, क्योंकि आज जिंदल परिवार के सबसे बड़े बेटे हर्षद जिंदल की सगाई थी। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा। मेरे रीडर जिंदल दादी ने अपनी इमोशनल छड़ी घुमाई और जबरदस्ती हर्षद जिंदल और काजल की सगाई करवा रही थी। वहीं आकाश और हर्षित अनाया से मिलने गए थे। उन सब चीजों को कुछ दिन बीत गए थे। इस दिन बहुत कुछ बदल गया था, जहां रवीना दुबे इस दुनिया से जा चुकी थी। हालांकि इस बारे में किसी को पता तक नहीं चला था। अब तक दुनिया की नजरों में वह एक फरार मुजरिम थी जो जेल से भागी थी, और इस बारे में जानवी को भी पता चल गया था। और इस वजह से जानवी जो मेहता परिवार में राज करने के सपने देख रही थी, वहां उसकी जिंदगी बद से बदतर हो गई थी। मेहता परिवार से हर वक्त ताने सुनाते रहता था और उसका घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। जहां विशाल तो उसे एक नजर देखता तक नहीं था, वह छोटी से छोटी चीज के लिए तरस जाती थी। दूसरी ओर हर्षवर्धन अनाया पूरी तरह से तैयार थे जिंदल परिवार में एंट्री लेने के लिए। उन दोनों ने भी इस बीच काफी अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन इस बीच उनके दुश्मनों की हालत कुछ खराब चल रही थी। यह सगाई भी इसीलिए इतनी जल्दी हो रही थी क्योंकि दुश्मनों को अपने खास आदमी भैरव के गायब होने के बारे में पता चल गया था और दुश्मन पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। वह किसी भी हालत में जल्द से जल्द काजल की सगाई करवाना चाहती थी ताकि वह जिंदल परिवार पर अपनी पकड़ बना सके। यह उनकी पहली चाल थी और उनका सबसे पहले मोहरा भी जिंदल दादी ही थी, जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी। अब तक तो मेरे रीडर को पता चल ही गया होगा कि इन सब की प्लानिंग कौन कर रहा है, और अगर नहीं पता चला तो चलिए मैं बता देता हूँ। अभी तक की सारी प्लानिंग और कोई नहीं, भवानी शेरगिल ही कर रही थी। वह जिंदल परिवार पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। उसे पता चल गया था कि भैरव गायब अभी, और भैरव के गायब होने के पीछे जरूर उनके दुश्मनों का हाथ है, यानी कि हमारी हीरोइन का हाथ है, क्योंकि भैरव उसका खास आदमी था। वैसे तो वो उसका हुए था, वह सबसे ज्यादा उस पर यकीन करती थी और पिछले कुछ वक्त से वह उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी।
वैसे वह जानती थी कि कुछ भी हो जाए भैरव अपना मुंह नहीं खोलेगा, क्योंकि वह उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था। लेकिन फिर भी वह अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। अब भला चालक बुआ को कौन समझाए कि भैरव अंडरवर्ल्ड किंग के कब्जे में है, और किंग के कब्जे में से तो हवा भी निकल कर बाहर नहीं भाग सकती। तो फिर यह तो जीत जाता है इंसान है। हर्षवर्धन अपनी बीवी के बदले चुन चुन कर भैरव से बदला ले रहा था, उसे टॉर्चर करवा रहा था। इस बात से बिल्कुल अनजान भवानी बुआ को लग रहा था कि आज तो उसकी प्लान की पहली सीढ़ी पार हो जाएगी, और काजल ऑफिशियली इस खानदान की बड़ी बहू बनने वाली थी। काजल भी उसी का मोहरा था। वह अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, और हर जगह काफी एटीट्यूड से देख रही थी, जैसे आज उसकी पहले चाल कामयाब होने वाली थी। धीमे धीमे करके वह जिंदल परिवार को टेक ओवर करना चाहती थी, और उसके लिए वह हर एक इंसान के पीछे अपना मोहर लगाना चाहती थी। वह जानती थी कि हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल इस खानदान में सबसे ताकतवर इंसान थे। भले ही वह दिखाते नहीं थे, लेकिन वह भवानी शेरगिल को बस अपनी दादी की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। उन्होंने इंसान ही चेहरा पढ़ना बहुत पहले ही सीख लिया था, और उसे भवानी शेरगिल के आसपास नेगेटिव वाइब्स देखी थी। वह तो उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। यही बात भवानी शेरगिल को खटकती थी, क्योंकि वह पूरे खानदान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। सगाई के लिए काजल भी अब तक स्टेज पर आ गई थी। वहां पर काफी सारे लोग भी आए थे, और सगाई को ऑफिशियल करने के लिए वहां पर मीडिया भी आई हुई थी। इसलिए हर जगह यही बात चल रही थी। आखिरकार हर्षद जिंदल कोई मामूली इंसान नहीं था। वह स्पेशल फोर्स का कमांडर था, और ऊपर से जिंदल परिवार का प्रिंस था। जिंदल परिवार बहुत ज्यादा पावरफुल खानदान था। एक तो उनका मिलिट्री बैकग्राउंड, ऊपर से बिजनेस में भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसकी वजह से देश का सबसे अमीर इंसान भी उनके आगे झुकता था। और वह काफी पावरफुल लोग भी थे, और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे भीड़ में अब बातें बनने लगी थी, क्योंकि हर कोई हर्षद जिंदल का इंतजार कर रहा था। लेकिन हर्षद था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं अब हर्षद की दादी को भी गुस्सा आने लगा था। वह गुस्से में अपने बेटे से कहती है, कहाँ मर गया तुम्हारा बेटा? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। देखो स्टेज पर काजल बेचारी अकेली बैठी है। तभी आग में घी डालने का काम करते हुए भवानी शेरगिल भी बोल पड़ी, मासा आप सही कह रही है। आज तो हर्षद ने बहुत हद ही कर दी। आज तक तो वह सिर्फ आपकी बात टालता था, और परिवार में किसी की नहीं सुनता था। लेकिन आज तो उसने सबके सामने हमारी नाक ही कटवा दी। वहीं उनकी बात सुनकर अगर कोई गुस्सा था, तो वह था जिंदल परिवार का सबसे छोटा सदस्य, यानी कि ज्ञान जिंदल था। उसे तो पहले से ही बर्दाश्त नहीं था कि यह छछूंदर जैसी लड़की उसके भाई के गले पड़ रही थी। वह भी जानता था कि उसका भाई बस अपनी दादी की वजह से इस सगाई के लिए हामी भर रहा था। उसे तो भवानी बुआ से भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो उसे अच्छा सबक सिखाता। वह इस खानदान में सबसे ज्यादा मुंहफट था। हालांकि छोटा होने की वजह से हर कोई उसे सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन शायद वही सही था। अगर लोग उन्हें सीरियसली लेने लगते, तो बहुत जल्द भवानी से पीछा छुड़ा लेते, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान जिंदल को भवानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से उनकी बात सुनकर तो ज्ञान का खून ही खोल गया। वह गुस्से में बोला, बस बहुत हो गया भवानी बुआ। मुझे पता है कि आपकी नजरों में काजल एक साफ शरीफ और बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन मुझे तो उसके चेहरे पर ही घटियापन नजर आता है। और दादी, आप कैसे इतनी घटिया लड़की को मेरी भाभी बना सकती है? मैंने आपको पहले भी मना किया था। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आती। आपको बस मनमानी करना आता है। अगर हर्षद भाई आपको प्यार नहीं करते और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वह कभी इस घटिया लड़की से सगाई करने के लिए हामी नहीं भरते। सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। आपकी वजह से ही मेरे भाई इतने परेशान थे। वो तो लास्ट तक मना कर रहे थे कि उसे सगाई नहीं करनी। बस आप ही जिद पर अड़ गई थी कि आप हर्षद भाई और इस काजल की सगाई करवाना चाहते हैं। मानता हूँ कि भाई की शादी की उम्र हो गई, इसका मतलब यह तो नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर मेरे भाई से सगाई कर ले। आपको कुछ समझना चाहिए। क्या ज्ञान की बातों का कोई असर होगा, या फिर वापस मुसीबत में पड़ेगा हर्षद? जिंदल विला में अब तक आप लोगों ने सुना कि जिंदल विला में हर्षद अभी भी सगाई में पहुंचा नहीं था, जिसकी वजह से भीड़ में बातें होने लगी। कोई कह रहा था कि आज तो पक्का जिंदल परिवार का मजाक बनेगा। कोई कह रहा था कि हर्षद खा है, वह अब तक सगाई में नहीं आया।
वही भवानी शेरगिल अभी भी हर्षद की दादी को उकसाने में लगी थी, लेकिन ज्ञान से रहा नहीं गया, तो वह सबको सुनाने लग जाता है। ज्ञान की बातें सुनकर उसकी दादी को भी गुस्सा आ गया, तो जिंदल दादी गुस्से में बोली, ज्ञान तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, यह कितनी प्यारी बच्ची है भी, और मैं इसे ही अपने घर की पोता बहू बनाना चाहती हूँ। यह सुनकर ज्ञान गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, यह आपको प्यारी क्यों लग रही है? क्योंकि भवानी बुआ ने कहा है कि यह प्यारी है, कल को तो वह किसी सड़क से उठाए कुत्ते को भी कहेगी कि वह प्यार है, तो आप उसे भी रख लेंगे। इतना बोलकर वह गुस्से में मुठिया करते हुए आगे बोला, भूलिए मत हमारी खोई हुई बुआ को, और है आप उन्हें तो बिल्कुल ही भूल गई। जब से आप इन्हें अपनी बेटी मानती है, आपने एक भी बार अपनी असली बेटी के बारे में नहीं सोचा कि वह कैसी होगी, कहाँ होगी, और उनके साथ क्या हो रहा होगा। बस आपको उनका ही परवाह है। कभी कभार तो मुझे शक होता है कि कहीं सच में ही भवानी बुआ तो इस खानदान की असली बेटी नहीं है, और आप लोग हर साल बस मेरू असली बुआ के जन्मदिन पर पूजा रखवाते हैं, वह भी सिर्फ दिखावा करने के लिए। इतना बोलकर वह गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसने जाने से पहले अपने पिता का थप्पड़ खा लिया था। वहीं उनकी बातें सुनकर जिंदल दादी के दिल में दर्द सा उठा, क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी। भले ही वह ज्यादा जताती नहीं थी, लेकिन उन्हें भवानी में अपनी बेटी नजर आती थी। उन्हें लग रहा था कि जैसे भवानी के आने से उन्हें अपनी बेटी की कमी पूरी हो गई, इसीलिए वह उन्हें इतना बिगाड़ती थी। लेकिन उन्हें नहीं लगा था कि उनकी भवानी की तरफदारी करने की वजह से सबको यह गलतफहमी हो जाएगी। वह आज भी अपनी खुद की बेटी को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी, शायद परिवार में सबसे ज्यादा, क्योंकि वह आज भी अकेले अकेले कभी कभार अपनी बेटी को याद करके रोया करती थी। आज ज्ञान यह तक कि आसपास खड़े लोगों ने भी सुन लिया था। वहीं उनकी बातें सुनकर भीड़ में वापस बातें होने लगी। इसका मतलब यह भवानी जिंदल खानदान की असली बेटी नहीं है, लेकिन इसका एटीट्यूड तो ऐसा है जैसे वह जिंदल खानदान की मालकिन हो। हर तरफ बस अपने खानदान का नाम बताकर काम निकलवती रहती है। और यह सच भी था। भवानी शेरगिल एक मंजी हुई खिलाड़ी थी। उसे पता था कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है, इसीलिए वह जिंदल परिवार का नाम यूज करती थी हर बार अपना काम निकलवाने के लिए, और जिंदल परिवार भी उसे अपनी बेटी मानता था, इसीलिए उसको रोकना नहीं था। इसी की वजह से बिजनेस में भी शेरगिल परिवार का बहुत फायदा होता था। वही भवानी के पति भी उतने ही तरह लालची किस्म का इंसान थे। हालांकि शेरगिल परिवार लालची नहीं था, क्योंकि वह मिलिट्री बैकग्राउंड में आता था, इसीलिए तो शेरगिल परिवार में हर कोई शेरगिल परिवार के हेड से डरता था, क्योंकि वह किसी की भी गलती माफ नहीं करते थे। और यही वजह थी कि भवानी के सारे उल्टे सीधे काम वह जिंदल परिवार का नाम इस्तेमाल कर करती थी, और लोग जिंदल परिवार के डर से उसका काम कर भी देते थे। भवानी रोते हुए इमोशनल कार्ड खेलकर बोली, देखो ना माँ, यह क्या कह रहा है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मानती हूँ कि मैं आपका खून नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी माँ की तरह ही प्यार करती हूँ। वही उसकी इमोशनल बातें सुनकर जिंदल दादी वापस एक बार अपनी सोच से बाहर आई, और उसे शांत करते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, वह बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता, उसे बस गुस्सा आ गया, काजल पसंद नहीं है। तभी भवानी रोते हुए बोली, बस आपने उससे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा कर रखा है, इसीलिए वह इतनी बदतमीज कर गया है। आपको उसे अच्छे से सबक सिखाने की जरूरत है। आज तो उसने सबके सामने हमारी इंसल्ट करवा दी, कल को काजल उसकी भाभी बन जाएगी, तो क्या वह तब भी उसकी इतनी ही इंसल्ट करेगा? अरुणा जिंदल दादी को भी उसकी बात सही लगी। उसने सोच लिया था कि वह बाद में इस बारे में ज्ञान से बात करेगी, लेकिन अब बात वह नहीं थी। बात थी कि हर्षद कहाँ पर है, क्योंकि काजल अब तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे भी अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। आज वह कितने सपने सजाकर यहाँ बैठी थी कि आज वह ऑफिशियली जिंदल खानदान से जुड़ जाएगी और हर्षद की ऑफिशियली मंगेतर बन जाएगी। उसके बाद उसके यहाँ भी उतना ही रुतबा होता जितना जिंदल परिवार के बाकी के लोगों है। लेकिन हर्षद आज अपनी ही सगाई में आया ही नहीं, जिसे देखकर वह गुस्से से पागल हो रही थी। उसे कुछ भी करके आज हर्षद से सगाई करनी थी। हर कोई हर्षद का इंतजार कर रहा था। अब तक तो इतनी देर हो चुकी थी कि धीमे धीमे करके सारे गैस भी जाने लगे थे। जोड़ परिवार को लग रहा था कि आज उनकी सबके सामने नाक कट गई। हर कोई इसी चीज की बातें कर रहा था। तभी थोड़ी देर में हर्षद के दादाजी मिस्टर जिंदल के फोन में फोन आया। मिस्टर जिंदल जैसे ही फोन उठाते हैं,
सामने वाले की बात सुनकर उनके हाथ से फोन छूट जाता है और वह अपने बेटे से बोला, जल्दी चलो हमें हॉस्पिटल जाना है। वही जिंदल दादाजी की बात सुनकर परिवार के लोग भी परेशान हो गए। लेकिन जिंदर दादा कुछ भी सोचे बिना तुरंत मिलिट्री हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उनके पीछे पीछे उनका परिवार भी निकल गया। अब तो वहां पर जो गेस्ट खड़े थे वह भी बातें बनाने लगे। जरूर कुछ गड़बड़ है, जरूर कुछ हुआ है, इसलिए हर्षद नहीं आया। तभी कुछ गेस्ट बोल पड़े, पता नहीं जिंदल परिवार को इस लड़की में क्या दिखा जो इसे सगाई करवा रहे हैं। थोड़ी देर पहले यह कितनी घटिया बातें कर रही थी और हर्षद को आकर्षित रही थी। उसे इतना भी समझ नहीं आया कि हर्षद एक सोल्जर है, उसके लिए देश पहले आता है। जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा और यह लड़की अभी भी अपने होने वाले पति की बुराई कर रही है। हर कोई इसी तरह की बातें कर रहा था, जिसे सुनकर काजल का भी खून खौल रहा था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए हर्षद की बुराई तो कर दी थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसकी की हुई बुराई इस पर बैकफायर हो जाएगी। जाहिर सी बात है, वह तो बस जिंदल परिवार में खुद को बेचारा दिखाने चाहती थी, इसलिए वह सब कुछ बोल गई थी। वही उसे खामोश देखकर भवानी शेरगिल उसके पास जाते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ, चलो हमें भी चलना है, हम भी देखते हैं कि बात क्या है। आखिर पूरा परिवार हॉस्पिटल चल गया है। भवानी और काजल उनके पीछे पीछे ही निकल गए। वहीं जाने से पहले ज्ञान के पिता धीरज जिंदल सभी गेस्ट से माफी मांगते हुए बोले, माफ कीजिए, लेकिन आज यह सगाई नहीं हो सकती। हमारे परिवार में एक वचन से आ गई है, इसलिए यह फंक्शन पाई खत्म होता है। इतना बोलकर वह भी अस्पताल के लिए चले गए। क्या हर्षद जिंदल खुद को शादी से बच पाएगा? और क्या इस बीच जिंदल परिवार ने कौन सी उगला तफरी मची हुई होगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।